देखिए, जो हमने डिस्कशन, यस, लास्ट क्लास के डिस्कशन तक अगर आपको कुछ लगा है अपने अंदर चेंजेस, तो आप उनको और पढ़ने की कोशिश कीजिए कि हमें ये चेंजेस समझ आया, ये हमें नहीं पता था, और यही एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नाउ द सेकंड थिंग, the second thing which is the second part of the first unit, is known as the time value of money, right? What it is, the time value of money. Can any one of you enlighten me what exactly is this time value of money? बता सकते हैं? What is this time value of money? So, हाँ जी, time value of money can be described as the change in value of money over the period of time because of interest and inflation in the economy. very good. So when we say the time value of money, it means we are signifying the time. Yes or no? We are giving the importance to the time because of the time money changes, and the real power of the money changes over the period of time. Yes or no, class? यही तो कारण है, Yes, sir. right? Yes, sir. Real power. Power का मतलब है buying power है. Real buying power of money changes. I won't say increase or decrease. I will just change because अगर आप यूरोपियन यूनियन में बोलने लगे कि भाई मनी की पावर डिक्रीज होती है, तो वो थोड़ा सा दे विल सी इट, नहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोमेना दे फेस. मोस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज दे आर फेसिंग द डिफ्लेशन और द इन्फ्लेशन, राइट? तो वहाँ पे अलग चीज हो सकती है. बट हाँ, largely 99% of the cases, by when time goes, when time passes, the money power, the buying power of the money decreases over the period of time. जैसे जैसे समय गुजरता है, मनी की बाइंग पावर कम होती जाती है, ये तो हमें पता है, राइट? ठीक है, तो रियल पावर, बाइंग पावर ऑफ मनी चेंजेस, ये चीज हमें क्लियर हो गई. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, is it why it's so important in the financial management? क्यों हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट? यस, बताइए. investment decision in the required एग्जैक्टली. time value of investment. हाँ, जब आप जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड. यस, सो व्हेन इट कम्स टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो आपके इनफ्लोज आने वाले हैं, जो आपको पैसा मिलने वाला है, उसका प्रेजेंट में वैल्यू क्या होना चाहिए, वो आपको तभी पता लग पाएगा जब आपको टाइम वैल्यू कॉन्सेप्ट को आप एक रिस्पेक्ट करेंगे. बिकॉज रिस्पेक्ट करने का मतलब, मैं रिस्पेक्ट, व्हाई आई एम सेइंग द रिस्पेक्ट वर्ड है, बिकॉज अर्लियर जब हम पुराना या ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते हैं, तो हमें पता लगता है वहाँ पे टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट या तो बहुत कम यूज किया जाता था या बिल्कुल नहीं किया जाता था, राइट? Therefore, it becomes so important to analyze the investment decision, and you cannot truly investigate or analyze this investment decision without using the time value of money concept, right? समझ आया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, Yes, so इन्वेस्टमेंट, खासकर इन्वेस्टमेंट, देखिए खासकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात हो रही है यहाँ पर. वैसे तो डिविडेंड डिसीजन में भी यूज होता है टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट, बट अलग चीज है. इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू assess them, to assess these decisions. बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आगे हम बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इट टेल्स अस द ट्रू वैल्यू क्रिएशन, ट्रू वैल्यू क्रिएशन टू द शेयर होल्डर. कैसे? अभी तक हमने लास्ट क्लास तक एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, एक ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे थे, which were considering the maximum of the prominent objective of financial management, which is the maximization of shareholders wealth. Yes,
मैक्सिमाइजेशन ऑफ, याद आ रहा होगा ना आपको डिसीजन भाई, ये सबसे Yes, इम्पोर्टेंट sir. डिसीजन है, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वैल्यू। बट द क्वेश्चन अराइजेस हाउ यू कैन मैक्सिमाइज इट, व्हाट आर द वेज बाय विच, आई मीन बोल तो दिया हमने भाई शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है, but how we can do it, I mean what are the ways by which we can enhance this shareholder wealth maximization concept। तो कहा जाता है, आपने एक कॉन्सेप्ट उठाइए जिसे कहा जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके पूरे एफएम में, ये निकालना हमें आना होगा एनपीवी विच इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, हम मानेंगे कि शेयर होल्डर का वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। If the project shows the NPV negative, it means we are not increasing their wealth, we are depleting their wealth, right? तो इस तरह से हमें समझना है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू वो तो समझ आया कि शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का इंडिकेशन क्या होता है, खासकर नेट प्रेजेंट वैल्यू। बट हाउ इट सेज, इनफ्लोज जो होंगे ना किसी भी प्रोजेक्ट के, इनफ्लोज फ्रॉम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, उसमें से आप आउटफ्लो माइनस करो एंड यू विल गेट टू नो आउटफ्लो प्रोजेक्ट्स, आपको पता लग जाएगा कि कितना नेट प्रेजेंट वैल्यू क्रिएट हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज जो आपको इनफ्लोज होने वाले हैं वो आपको फ्यूचर में होने वाले हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि जो इनफ्लोज होने वाले हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। यस और नो क्लास, समझ आया? Yes, sir. एक Sir, एग्जांपल can ले you लेते please repeat this concept? हैं। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज अ प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया गया कैपिटल आउटले 50 करोड़, कब, आज, यानी इन प्रेजेंट, एट प्रेजेंट this 50 crore of rupees is the capital outlay, and you will get the returns in next 5 years like this, returns or inflows next 5 years. In second year you will start getting the returns from the second year onward, third year, fourth year and the fifth year, these are the 4 years इनमें आपको रिटर्न मिलेगा। रिटर्न आपको कुछ इस तरह से मिल रहा है, 20 करोड़ का रिटर्न आपको मिल रहा है, आपको 16 करोड़ रुपीस का रिटर्न मिला। फोर्थ ईयर में यू आर गेटिंग 14 crore of return, कितना हो गया टोटल, 140, and in the very last year you are getting this 16 crore of rupees return. The total comes out 16, 40, 30, 50, 50, 66 हो गया ना इस क्लास। Yes, sir. हाँ, इसको मैं जीरो कर देता हूँ, 08, ये 56 हो गया। एक एग्जाम्पल है सर। So if you just look at this, the normal, if you just look at the numerical numbers, you will find out the total return is 56 crore, but the capital outlay is 50 crore. So you will say it's wonderful, then we should start investing in this project because it's giving you the positive value of 6 crore. But you are highly mistaken here. Why? Because you are not considering the value of money, time. Time you are not considering. आपका कहना है कि जो फिफ्थ ईयर में जो आपको 6 करोड़ रुपए मिलेंगे वो आज के 6 करोड़ के बराबर है, तभी तो आज आज ही कंपेयर कर रहे हैं ना, ये सुनो क्लास, Yes, sir. राइट। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इन इनफ्लोज को प्रेजेंट टाइम में ले जाइए, पता कीजिए कि आज अगर आपको ये इनफ्लोज मिल रहे हैं तो आपको जीरो टाइम में यानी प्रेजेंट में कितना मिलेगा, या ये कीजिए कि आप 50 करोड़ को अलग अलग टाइम पीरियड में देखिए कि उसकी वैल्यू क्या होगी, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट, दैट वुड बी टीडियस प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट इज इजियर टू टू कम अप विद दिस वैल्यू, यानी आप फ्यूचर से प्रेजेंट में जा रहे हैं, एक तरह का टाइम ट्रेवल। यानी 20 करोड़ जो आपको सेकेंड ईयर में मिला, आप ये देखना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू प्रेजेंट में क्या होगी। फिफ्थ ईयर में जो 6 करोड़ रुपीज मिला उसकी वैल्यू टाइम जीरो यानी प्रेजेंट में क्या होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? यस, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। यस, आई होप द वन हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन की अब क्लियर है, राइट? अभी किसी Yes. क्वेश्चन
ठीक सर एक बार सेकंड पॉइंट फिर से समझा which दीजिए. which one? So the second point, investment decision to access these. To assess these decision, right, इसकी बात Yes, कर sir. रहे हैं. हाँ, देखिए जो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है. हम यही तो बात कर रहे हैं ना बच्चे, कि व्हाट शुड बी द इन्वेस्टमेंट, राइट, वेयर वी शुड पुट आवर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो वो कब कर पाएंगे, जब हमारे पास टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट होगा. यानी हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना, इट इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. यस और नो. Yes, sir. वो कब पता लगेगा, जब आपको अपने रिटर्न्स पता लगेंगे, आपको अपने आउटफ्लोज पता लगेंगे. यस. Yes, sir. और वो कैसे पता लगेंगे, विद द हेल्प ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये जो आपको रिटर्न मिल रहे हैं ना, इनको कहीं ना कहीं आपको चेंज करना होगा इन प्रेजेंट. ये सुनो, आपको प्रेजेंट वैल्यू में Yes, sir. कन्वर्ट करना होगा. तो यानी कि हमें समझ आया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. All right, sir. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं. भाई मैंने कोई भी एक तिगड़म लगाकर क्या किया, मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली. मैं आपको तिगड़म अभी नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे सारी चीज पता लगेंगी. मैंने तिगड़म लगाकर यानी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली इन इनफ्लोज की. अच्छा, आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालना जरूरी है क्या, ये भी हमारे लिए कंपलसरी है आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू. Yes, sir. यस. भाई ये आउटफ्लो Sir, तो out. आपको प्रेजेंट में ही तो हो रहा है ना. आप आज इस प्रोजेक्ट को अगर अंडरटेक कर रहे हैं और 50 करोड़ आज ही खर्च कर रहे हैं, तो ये तो प्रेजेंट वैल्यू ही है उसकी. ये सुनो, Yes, sir. समझ आ रहा है एवरीवन. तो मुझे आंसर्स Yes. नहीं मिल रहे, Yes, तो sir. आई Yes, एम sir. सीरियसली वेरी क्लूलेस हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दीज थिंग्स. या तो आप आंसर कीजिए या आप डाउट्स पूछिए, चुप रहने का तो कोई सवाल ही नहीं है. सर आ रहा समझ. क्योंकि जिसे आ रहा है वो बिल्कुल एटलीस्ट यस बोल दीजिए, मुझे उससे थोड़ा सा पता लग जाएगा कि आपको समझ आ रहा है. नहीं आ रहा तो वो भी बोल दीजिए. Yes, sir आ रहा है. भाई गाने बंद कर दो. नेक्स्ट इनफ्लो प्रोजेक्ट्स. इनफ्लो आपने निकाला और अब मुझे पता लगा कि जो 56 करोड़ है ना, ये 56 नहीं है प्रेजेंट में, ये ना ये सिर्फ 47 करोड़. इस क्लास हाउ मच इट इज 47 करोड़. आउटफ्लो आपके कितने हो रहे हैं प्रेजेंट में, 50 करोड़. एनपीवी कितना हुआ आपका, बताइए. -3. माइनस. क्या ये शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर पाएगा ये डिसीजन. No, sir. No, नहीं sir. करेगा, ये बिल्कुल नहीं करेगा. आई होप अब आपको डिसीजन क्लियर हुआ हो. यस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You people might ask or you might be wondering सर ये तिकड़म क्या थी जिससे कि हमने फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लिया. यस और नो. Yes, sir. हाँ, इसे कहा जाता है, सिर्फ मैं बताऊंगा नाम इसका, इसके पीछे लॉजिक अभी फिलहाल क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर की चीज है. डिस्काउंट रेट. व्हाट इज इट, डिस्काउंट रेट. यस क्लास. और it is also known as the cost of capital, and mainly it is known as the discounting rate. Yes class. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, यानी एक रेट जिस पर आपकी मनी डिस्काउंट होती है, राइट. आपकी मनी डिस्काउंट होने का मतलब the value of the money depleted over the period of time, the rate at which the money depletes its value, which is the discount. समझ आया आप लोगों को. Yes, sir. वेरी गुड. Yes, sir. तो जो तिगड़म थी इसको हम समझेंगे कैसे किया जाता है, क्या फॉर्मूलेज होते हैं, क्या आप इसको अगर आपके पास टेबल्स ना हो, आपके पास मतलब टेबल्स ना हो खासकर, तो कैसे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक देसी तरीके से, वो भी सीखेंगे. अभी तो हमें ये सब चीज क्लियर हुई कि अगर आपसे अगर कोई पूछे कि शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होता है, तो आप इंडिकेट कर सकते हैं शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैन बी इंडिकेटेड बाय द नेट प्रेजेंट वैल्यू. And the net present value, if it is positive, it is creating the shareholder value, but if it is negative, it is depleting the shareholder values. और आप इस तरह की कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज समथिंग वी हैव डन. एंड
अच्छा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहिए। नेक्स्ट, आगे बढ़े बस। Yes, sir. Now the question Yes. arises. Now the question arises. What are the reason of this time value of money? Or I should refine this question. What is this discount rate and how this discount rate decided? Right? यानी जो मैंने बात की ना डिस्काउंट रेट, मनी इस रेट से डिस्काउंट हो, ठीक है। अब मैं उस डिस्काउंट रेट के ऊपर आ जाता हूँ। भाई डिस्काउंट रेट आपको क्लियर होगा, क्लियर हो चुका है यहाँ से थोड़ा बहुत? डिस्काउंट रेट क्या है ये? Yes, sir. जिस रेट से आपकी मनी अपनी वैल्यू को डिप्लीट करती है, अभी के लिए फिलहाल हम ये समझ रहे हैं, दिस इज समथिंग द डिस्काउंट रेट। मोर डिस्काउंट रेट मींस discounting at a faster rate, yes or no? Yes, sir. So it is something, the more discounting means money lose its value, money loses its value at a faster rate, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And vice versa, इसका ठीक उल्टा भी पॉजिटिव होगा इसके। This is something that is common. But the question arises in real economy, बुक में तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट रेट, but the real question arises how this discount rate decides and who decides this discount rate. What are the factors which plays an important role to decide this discount rate? हम उसकी बात करें, ठीक है। The factors, अब देखिए डिस्काउंट रेट नॉर्मली जो बुक्स में दिए जाए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको डिस्काउंट रेट ऐसे दिया गया होगा कुछ 10% डिस्काउंट रेट है, 15% डिस्काउंट रेट है, 20% तो लीस्ट लाइकली होता है, बट नॉर्मली इट होवरिंग अराउंड 10, 15, 8, 12%, ये डिस्काउंट रेट नॉर्मली क्वेश्चंस में होते हैं। क्वेश्चन ये राइज होता है कि इन डिस्काउंट रेट को डिसाइड कैसे किया जाता है, क्या क्या फैक्टर्स देखे जाते हैं, तो उन फैक्टर्स की बात करें। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस फैक्टर्स। क्या आप इस क्वेश्चन को इस तरह से रिफाइन कर सकते हैं? Why we are studying the time value of money and why time value of money is important concept, ठीक है। एक सेकंड, yes, this, the first of all, the very first reason is this। आप इसको इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। मिस्टर एक्स, he is a borrower, he is a borrower, and Mr. Y, he is who lends the money is a lender, right? Lender. Yes, sir. तो ये जो बोरो एंड लेंडर हैं बेसिकली ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई क्या इन्हें लेन देन करना है। तो देयर इज अ मनी व्हिच इज इन क्वेश्चन इज रुपीज 1 lakh, and this 1 lakh rupees is needed to Mr. X for a period of 3 years. Now the question arises, after 3 years what should be the outcome to, what should be the inflows to Mr. Y? Obviously it should be more than 1 lakh, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. रीजन, देयर माइट बी मल्टीपल रीजन। भाई मिस्टर वाई अभी क्या कर रहे हैं, मिस्टर वाई कहीं ना कहीं अगर आपको आज 1 लाख दे दें तो हो सकता है अपने घर पे टीवी ना ला पाए, राइट, अपने घर का फ्रिज ना ला पाए, सोफा सेट ना ला पाए। यानी कि मिस्टर वाई क्या कर रहे हैं, 1 लाख रुपए मिस्टर एक्स को देकर कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंट कंजम्पशन को सेक्रीफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे Yes. हैं, राइट। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज why this time value money becomes important on how this discount rates are decided, which is based on this what
sacrifice, yes, present consumption sacrifice. हाँ जी बोलिए. that opportunity cost. हेलो. यस. Hello. हाँ बोलिए. So is that opportunity? भैया आपकी वॉइस ना बहुत ब्रेक कर रही है. अच्छा, आप भी यही कहना चाह रहे हैं कि प्रेजेंट कंजम्पशन सेक्रीफाई होता है? No, you are not audible. अच्छा, आप एक बार मैसेज कर दीजिए, समवन प्लीज रीड द मैसेज एंड I'll see. ठीक है, आप एक बार टेक्स्ट कर दीजिए यहाँ पर. तो प्रेजेंट कंजम्पशन सेक्रीफाई मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट है कि भाई ऑब्वियसली मुझे प्रेजेंट कंजम्पशन सेक्रीफाई करना होगा, और इस वजह से मैं कहीं ना कहीं आपको 1 लाख रुपीज अगर दे रहा हूँ तो मैं उन चीजों को नहीं, उन सुखों को नहीं भोग पाऊंगा जो कहीं ना कहीं मुझे मिल रहे थे. ठीक है, ये तो समझ आया. साथ में दूसरा रिस्क क्या हो सकता है, बता सकते हैं? सर So उससे दूसरा कहीं फैक्टर डिपॉजिट दूसरा करते या इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका जिस पे इंटरेस्ट वेरी मिलता. very good, which is सर known as a reinvestment opportunity. Yes. ऑल्सो इन्फ्लेशन जो हाँ वैल्यू उसकी आज है वो 5 साल बाद नहीं रहेगी. हाँ, 1 by 1 अभी पहले हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं. री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. देखिए, जो 1 लाख रुपीज है इसकी कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, राइट. यानी इसका बेस्ट ऑल्टरनेट क्या हो सकता था मिस्टर एक्स को देने की बजाय? बेस्ट ऑल्टरनेट हो सकता था कि 3 साल के लिए वो किसी म्यूचुअल फंड में इस पैसे को डिपॉजिट कर देते, या सबसे सेफेस्ट वे था कि एफडी करा देते. कुछ बैंक्स में अभी भी 5% अच्छे, 5-5.5% एफडी रेट्स हैं. तो बाय द एंड ऑफ द 3 ईयर तो उसके पास 15,000 से ऊपर 20,000 के आसपास एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाता 3 साल के बाद. तो कहीं ना कहीं री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी थी 1 लाख की. तो ये एक पॉइंट हुआ. इसके अलावा यस बताइए. हाँ, एक पॉइंट आपने बताया अभी क्या? इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन. यस एग्जैक्टली, इन्फ्लेशन इज द पॉइंट. भाई, इन्फ्लेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आप 1 लाख में अगर आप एक टीवी बाय करना चाहते थे, सोफा सेट बाय करना चाहते थे, नाउ यू विल बाय दैट सोफा सेट और द टीवी और द फ्रिज और द डिफरेंट एसेसरीज इन योर हाउस. तो वो अब आप 3 साल के बाद बाय करेंगे. जस्ट बिकॉज देयर इज इन्फ्लेशन इन द मार्केट, वो वैल्यूज आज वो नहीं रहेंगी जो आज हैं, उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे. तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी एक पॉइंट है. ये सुनो. यस सर. इसके अलावा एक पॉइंट और है, बहुत अच्छा पॉइंट है. सोचिए. जो मिस्टर वाई ही में से तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुनो. यस सर. रिस्क भी है. हाँ लाइक इट्स नॉट हाँ फुली सिक्योर्ड. हाँ, इस रिस्क को क्या कहा जाता है? डिफॉल्ट रिस्क. यस. यस सर. ये अब मिस्टर एक्स ना रहे और कुछ बन जाए, यानी कि आइडेंटिटी चेंज कर लें, भाग जाए, या कुछ हो जाए, तो डिफॉल्ट रिस्क इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यस और नो क्लास? यस सर. यस तो सर. हमने सब कुछ एग्जाम्पल से समझ लिया कि वाई this 1 lakh rupees will have some additional premium value, which should be given to Mr. Y. He deserve it because of all these reasons, and there might be number of reasons, but in short, we all can say these reasons will constitute interest rate. Yes or no? These reasons will create the interest rate the Mr. Y would like to charge. Yes. यस सर. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंजम्पशन सेक्रीफाई का. एक अपना कॉमन रेट हो सकता है, ठीक है, कॉमन हो सकता है, एंड इट मे वेरी फ्रॉम लेंडर टू लेंडर. ये सुनो क्लास. यस सर. जैसे कि एक मान लेते हैं मिस्टर वाई एक ऐसे पर्सन है जिसके पास एडिशनल 1 लाख था, ये कि भाई मैं कुछ नहीं करना था इस पैसे का, मैं तो इसको बस बैंक में ही रखता. तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट कंजम्पशन उसका नहीं होना था इससे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? यस. यस सर. कुछ यूज नहीं कर रहे, ही वाज लाइक यार घर में पड़ा हुआ है पैसा, मैं तो इसको यूज भी नहीं करता, बट अब मैं उसे मिस्टर एक्स को क्या कर रहा हूँ, उधार पर दे रहा हूँ. तो
इट मीन्स प्रेजेंट कंजम्पशन जो वो करना चाह रहे थे उसका एक तरह से यहाँ पर कम रोल है. इट मीन्स ही बेसिकली नीड्स नो प्रेजेंट कंजम्पशन, दिस मनी फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन. तो ये उसका उसका जो ये रिवॉर्ड है काफी कम मांग सकता है क्योंकि प्रेजेंट में इसको कंज्यूम नहीं कर रहा था. ऑन द अदर हैंड देयर इज अ पर्सन हु इज इन ग्रेट नीड, भाई घर में ये सारी फैसिलिटीज तो मुझे चाहिए या मुझे घर का रेनोवेशन कराना है, बट अगर मैं 1 लाख दे दूंगा, मार्केट में पॉइंट, तो इसका मतलब मैं अपने प्रेजेंट कंजम्पशन को बहुत ही लार्जर लेवल पे सेक्रीफाई कर रहा हूँ. तो उसके लिए ही मे चार्ज लिटिल बिट हायर प्रीमियम. इज नो क्लास. Yes, sir. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि जो आप प्रेजेंट कंजम्पशन सेक्रीफाई कर रहे हैं वो किस बेस पर कर रहे हैं, वो लेंडर टू लेंडर वेरी करेगा. नाउ द री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इट इज सिमिलर. एक तरह की इकोनॉमी में री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सिमिलर होती हैं. एफडी के रेट्स सिमिलर है मोरलेस, इक्विटी मार्केट के रेट्स सिमिलर है, रिस्क एंड रिटर्न भी सिमिलर होते हैं. आप बात करें किसकी, बैंक डिपॉजिट्स की, वो भी सिमिलर है. तो पूरी इकोनॉमी में ये रेट कम कहीं ना कहीं इट विल रिमेन सेम. यस और नो. री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रेट. ठीक है. नाउ द इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इज ऑल्सो कॉमन. इन्फ्लेशन इज ऑल्सो कॉमन. पूरी इकोनॉमी में एक जैसे इन्फ्लेशन रहेगी तो उसका रिवॉर्ड भी जो आप लेंगे, अगर आप मिस्टर वाई हैं, वो कॉमन ही लेंगे. बट द डिफॉल्ट रेट इट वेरीज. यस और नो. डिफॉल्ट रिस्क. Yes, sir. Yes, sir. राइट. क्यों? क्योंकि जो डिफॉल्ट रिस्क है ना वो आप क्या चाहते हैं उस पे नहीं है. मिस्टर एक्स कैसे इंसान है उसके ऊपर है, उनका क्रेडिट स्कोर क्या है. राइट. कितना आपका इनसे पुराना टर्म्स है, कितने पुराने रिलेशनशिप है, उनकी पुरानी पास्ट हिस्ट्रीज क्या रही हैं, इस पर आपका डिफॉल्ट रिस्क डिपेंड करता है. पास्ट रिस्क में पास्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री पास्ट की होती है, सॉरी, हिस्ट्री, हिस्ट्री. यस. इस नो क्लास. तो जो डिफॉल्ट रिस्क है मेनली डिपेंड अपॉन, मेनली डिपेंड्स अपॉन बोरो. यस नो क्लास. सबको समझ आ रहा होगा ये पॉइंट. तो इन सब चीजों को जो आप एक डिस्काउंट करेंगे, इन सब चीजों का जो आप रिवॉर्ड चार्ज करेंगे, एंड दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द इंटरेस्ट रेट. यस. Yes, sir. ओके. सो ये हमें समझना जरूरी है कि हाउ इंटरेस्ट रेट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड. इंटरेस्ट रेट आर मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स. राइट. तो इंटरेस्ट रेट को समझना जरूरी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में. ठीक है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इंटरेस्ट रेट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग यू कैन एवर सी. You can ever seen this in the time value of money concept, interest rate. क्योंकि इसी रेट के ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि आपकी मनी की वैल्यू क्या रहने वाली है. यस और नो. एवरीवन सो फार सो गुड. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये सारी बातें जो हमने आज की, इससे हमें एक आइडिया तो लग चुका है कि भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती क्या है. ठीक है. हमें ये भी पता लगा कि डिस्काउंट रेट किस तरह से डिसाइड किया जाता है, क्यों करना चाहिए, एंड साथ में हमें पता लगा इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होते हैं, हाउ दीज कॉम्पोजिशंस प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट the economy like European economy, if I talk about the Japanese economy, तो वहाँ पे कुछ सिचुएशन अलग हो सकती है. तो थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं एक रंगोली सी क्रिएट कर देता हूँ. आप लोगों से प्रॉब्लम नहीं होती स्क्रीन पर इस तरह से व्हेन आई क्रिएट द डिफरेंट थिंग्स विद डिफरेंट पैन. समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होती इस तरह से. नहीं सर, No, बड़ा sir. हो जाते It तो looks आप. creative. हाँ मतलब अब मेरे साथ थोड़ा सा ये है कि मैं एक जैसी राइटिंग में लिखता हूँ ना सेम, उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगता. व्हेन आई यूज टू मेक माय क्लास नोट्स, मैं वहाँ पे लाल पेन यूज कर रहा हूँ, नीला पेन यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आदत है मुझे, क्योंकि मुझे फ्रांस का थोड़ा सा फ्लैग लग रहा है. एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे जैसे यूरोपियन इकोनॉमी की बात करते हैं. थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना. ओके फाइन. मान लीजिए कंट्री है जहाँ पर डिफ्लेशन है. ठीक है. देयर इज अ कंट्री वेयर द डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन इज नॉट द फिनोमेना, डिफ्लेशन इज. Europe, there are few European countries where inflation is not the problem. They cheer when they get the inflations, right? In unlikely India, we cry whenever we see the inflation, and it is also very common to us कि ठीक है बढ़ ही रहा है. तो वो चीज़ है. यूरोपियन इकोनॉमीज में ऐसा नहीं होता.
उनके जो जीडीपी नंबर्स हैं वो इसी बात पे डिसाइड होते हैं, भाई इन्फ्लेशन कितना है। इन्फ्लेशन जितना ज्यादा होता है वहां पर, उतना ज्यादा उन इकोनॉमीज के लिए पॉजिटिव है। अच्छा, आप लोगों को ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा सुनने में, इन्फ्लेशन शुड बी देयर इन द इकोनॉमी? No, sir. नहीं, क्यों नहीं लग रहा? सर बिकॉज वो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। इंडिया इज नॉट, अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो वो इतनी रिच कंट्री नहीं है, बट इट इज नॉट द सेम इन यूरोपियन कंट्रीज। नो, व्हाट एग्जैक्टली? इसके अलावा एनीवन एल्स? प्लीज कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंटरनेशनल फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और अगर इंटरनेशनल फाइनेंस का है तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे भी अप्लाई होता है। Anyone would like to answer, or at least you people can try? सर जब हम न्यू करेंसी प्रिंट करते हैं तो इन्फ्लेशन आता है, और यूरोपियन कंट्रीज में बेसिकली न्यू करेंसीज प्रिंट होती है और इंडिया में उतनी नहीं होती है। नो, इट्स नॉट। तो बहुत अलग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इट्स डेफिसिट फाइनेंसिंग बेसिकली। ठीक है, मैं अब कोशिश करता हूँ बताने की। तो एक बहुत अच्छी बुक है इकोनॉमिक्स के लिए। हैव यू एवर हेard अबाउट मैनक्यू, फंडामेंटल ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, बाय मैनक्यू? So he was the president advisor, USA president advisor at George Bush tenure. So he wrote that book on the basis of his experience. He was the economist, one of the famous economists. इसी तरह से there is a book by Krugman. Krugman का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने? Krugman is a Nobel laureate, Nobel Prize winner. नहीं? There is a Stiglitz. अगर आपको अपना इकोनॉमिक्स अच्छा करना है तो देयर आर 3 बुक्स मेनली, और लिख कर रख लीजिए, मैनक्यू, बाय मैनक्यू, स्टिग्लिट्ज एंड द क्रूगमैन। ये बुक्स आपको अगर आपके पास हैं और आप इन बुक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस, 3 चीजें आराम से कवर हो जाती हैं। और बहुत अच्छी उस बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए गए थे जो मैं आपको यहाँ पे कोट करूंगा, एंड आई लेट यू नो व्हाई देयर आर द कंट्रीज where why these countries have the negative interest rate. In India, we have the very high positive interest rate, which is around 6%, 7%. It is very high, right? There are the countries like European countries, Japan, where there is a concept of negative interest rate. But the problem is how these negative interest rates are structured. यानी वहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी अलग वे में चलती है। वहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल फाइनेंस पढ़ें और अपना टाइम वैल्यू ऑफ कॉन्सेप्ट का डिस्काउंटिंग ले जाएं, डिस्काउंटिंग वहाँ पे पॉजिटिव ना होकर माइनस होगी, राइट? अलग कॉन्सेप्ट है। क्या होता है इसका मेन मतलब? व्हेन अ कंट्री फेसेस डिफ्लेशन। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे इसका तो प्लीज जल्दी से लीजिए। Shall I move ahead? Yes, sir. Yes, sir. तो हम बात कर लेते हैं इस फैक्टर की। Now, for example, there is a country which is facing the deflation. आप देखो, नाम से पता लग रहा है कि इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन है। ठीक है, डिफ्लेशन है। ओके, व्हाट डज इट मीन बाय द डिफ्लेशन क्लास? बताइए, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? So decreasing. Prices are decreasing. ठीक है, प्राइसेस आर डिक्रीजिंग। अच्छा, आप बताइए, अगर प्राइसेस आर डिक्रीजिंग तो आपकी सैलरी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? आई मीन द सैलरी, द वेजेस, द प्रॉफिट्स। Increasing. So the value of money increases. वैल्यू मनी विल इंक्रीज। ओके, मान लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। ईयर 2000, मुझे कुछ अपना पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट टू एनलाइटन यू पीपल। अब पता नहीं, आप लोग शायद 2002 में आपका बर्थ भी नहीं हुआ होगा, बट आई वाज कितना, 7, आई वाज 7 दैट टाइम। तो मुझे मेरे पापा बताते थे, जैसे आय का प्रमाण पत्र होता था, इनकम सर्टिफिकेट। आई हैव डन माय स्टडी फ्रॉम लाइक गवर्नमेंट स्कूल। सो वहाँ पे आय का प्रमाण पत्र मांगा जाता था, इनकम सर्टिफिकेट। तो
व्हेन आई यूज्ड टू आस्क माय पेरेंट्स, पापा कि भाई पापा बताओ क्या इनकम लिखनी है, तो उस वक्त तो इतना डिजिटलाइजेशन ये सब नहीं था। शक्तिमान देखते थे सैटरडे संडे को, एंड लाइक ठीक है क्लासेस लेते थे, स्कूल जाते थे नहीं जाते थे, तो आई मीन इतना सब कुछ नहीं था। दैट टाइम वाज क्वाइट डिफरेंट। तो पापा बताते हैं कि भाई ऐसा करो 5,000 लिख दो उसमें, 5,000 पर मंथ। अब वो होती थी या नहीं होती थी वो अलग क्वेश्चन है, इनकम टैक्स रिटर्न तो उस वक्त नहीं होता था इतना सब। 5,000 पर मंथ, ठीक है। अब आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, मतलब 5,000 पर मंथ, ठीक है। अब मान लीजिए ईयर है 2021। आज के टाइम में अगर कोई 5,000 पर मंथ अर्न कर रहा था, एंड मोरलेस आज किसी फैमिली की इनकम है अराउंड 1.7, राइट, 1.7 लाख के आसपास है, ठीक है। नाउ अब आप ये कह सकते हैं कि सर इनकम तो इंक्रीज हुई है, नो डाउट इनकम हैज इंक्रीज्ड, बट एट द सेम टाइम इनकम इंक्रीज होने में किन चीजों का योगदान रहा होगा? व्हाट आर द फैक्टर विच कंट्रीब्यूटेड इन इनहांसिंग योर इनकम? मान लीजिए उस वक्त कोई पर्सन कोई प्रोडक्ट सेल करता था, राइट। एक मान लेते हैं मैच बॉक्स की हम बात करते हैं, या किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं यहाँ पर हम। हाँ, उस वक्त उस प्रोजेक्ट का जो प्राइस था वो था, अगर मैं प्राइस की बात करूं, 10 रुपए, 10 रुपीज। तो ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को बेचकर आपको 10 रुपए मिलते थे, ठीक है। आप 9 में बाय करते थे और आपको 10 रुपए मिलते थे, ठीक है। नाउ द सिचुएशन इन 2021, दिस this product is now cost around 90 रुपीज, राइट। आप अब इसे बाय करते हैं कहीं ना कहीं, बाय करते हैं 81 में, मान लेते हैं, तो 9 रुपीज आपको मिलता है। सो हियर योर रेवेन्यू हैज इंक्रीज फ्रॉम रुपीज 1, it was revenue rupees 1 to rupees 9. So subsequently in the same way your income will also increase, yes or no? Yes, Yes, sir. sir. तो 1,000 से आपकी इनकम 9 रुपए, आई मीन 1 रुपए से आपकी इनकम 9 रुपए बढ़ गई। अब आप कह सकते हैं सर वो इस वजह से हुआ खासकर क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ी, जो चीज 10 रुपए की थी वो आज 90 रुपए की है कहीं ना कहीं, ये सुन लो। मेन रीजन तो ये लग रहा है ना देखने से। Yes, sir. तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम भी उसी हिसाब से इंक्रीज होनी चाहिए थी। भाई इनकम उस वक्त जो 5,000 थी वो इस 1 रुपए की रेवेन्यू पे डिपेंड करती थी, बट नाउ वट एवर इनकम यू विल हैव, दैट इनकम विल डिपेंड अपॉन 9 रुपए रेवेन्यू पर यूनिट। समझ आ रहा है? Yes, sir. तो देखिए क्या Yes, sir. होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये एक फंडामेंटल है इकोनॉमी का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है ना तो आपके रेवेन्यूज भी बढ़ते हैं, क्योंकि कॉस्ट बढ़ती है तो रेवेन्यूज बढ़ेंगे। जब रेवेन्यूज बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट आपके इनकम पे दिखता है, ये सो नो। Yes, sir. बट वो डिपेंड करता है, अब सारी बात यहीं घूम फिर कर आ जाती है कि कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी और कितनी इनकम बढ़ी, राइट। अगर इन्फ्लेशन और इनकम सेम वे में बढ़ रहे हैं तो यू आर नॉट बेटर ऑफ। जो 20 साल पहले सिचुएशन थी वो आज है, बट आप ये बोल रहे हो कि पहले 5,000 महीना कमाते थे अब ऑलमोस्ट 1.7 लाख कमाते हैं तो हमने तो बहुत ग्रो कर लिया। नहीं भाई, इन्फ्लेशन भी उतनी टाइम बढ़ गई, तो ऑब्वियसली वो कोई बेटर ऑफ नहीं हुए। हाँ, आप ग्रोथ अब करते हैं जब इन्फ्लेशन उतनी ना बढ़े जितनी आपकी इनकम इंक्रीमेंट बढ़ जाए। ये सुन नो, ये तो ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस Right, क्लास? sir. Right. Yes, sir. किसी को नहीं आया? आई थिंक आई हर्ड जस्ट, और नहीं। Yes, sir. I was saying फिर से एक बार बता दीजिए। हाँ, देखिए मान लेते हैं बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इन्फ्लेशन बढ़ी 5 गुना, 5 टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपकी इनकम बढ़ गई 6 गुना, तो आप बताएं बेटर ऑफ है या वर्स्ट ऑफ है? Better off, sir. बेटर ऑफ है भाई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन 5 गुना बढ़ गई लेकिन आपकी इनकम 6 गुना बढ़ गई, तो आपने इन्फ्लेशन को उस टाइम पीरियड में बीट कर लिया है, यस और नो? Yes, sir. अब मैं दूसरा कलर लेके आपको दूसरी सिचुएशन बता देता हूँ कि इन्फ्लेशन बढ़ गई 7 टाइम और आपकी इनकम बढ़ी है सिर्फ 5 टाइम, तो यू आर एक्चुअली वर्स, यस और नो?
Yes, sir. हाँ, Yes. ये इम्पोर्टेंट है। अब आप मुझे आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। अगर प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो वेज रेट्स हैं क्या होंगे? या तो Decrease. या तो डिक्रीज होंगे या फिर स्टेगनेंट रहेंगे, ठीक है, या वो स्टेगनेंट रहेंगे। यस और नो क्लास? Yes, sir. ठीक है। तो डिफ्लेशन बेसिकली ये फिनोमेना है वेयर द प्राइसेस आर एक्चुअली डिक्रीजिंग नॉट इंक्रीजिंग। अब देखिए, मुझे पता है, मान लीजिए मैं एक मिस्टर एक्स हूँ और मेरे पास 10 करोड़ रुपीस की एसेट है। आई विश, बट दिस इज द ओनली एग्जांपल वी हैव। तो मिस्टर एक्स ही हैज 10 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ एसेट्स। अब मानते हैं कि मिस्टर एक्स भाई एक ऐसी इकोनॉमी में है जहां पर इन्फ्लेशन बहुत है एंड ही इज सिटिंग ऑन द पाइल ऑफ रुपीज 10 करोड़। क्या मिस्टर एक्स का इन 10 करोड़ रुपीस को आइडियल रखना लॉजिकल है उस केस में? No, sir. क्यों नहीं है? Because, sir, हम्म, sir, I just want to give an example. This is what I was thinking right now. In a deflating economy, when you मुझे देयर इज अ प्रॉब्लम इन हेलो। सर ओवर टाइम उस 10 करोड़ की वैल्यू डिप्रिशिएट होती रहेगी, सो उनको आइडियल रखने से उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। बिल्कुल, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है और खतरनाक इन्फ्लेशन है तो उस केस में भाई आप 10 करोड़ रुपीस पर अगर आप बैठे हुए हैं, यानी कि आप उनको खर्च नहीं कर रहे, आप कोई प्लांट नहीं लगा रहे, आप उनको किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब उस केस में इफ देयर इज इन्फ्लेशन, पहला केस, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, इस 10 करोड़ की वैल्यू डिप्लीट होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का डर है, आपको क्या करने में मदद करेगा? मनी की वेलोसिटी इंक्रीज करने में मदद करेगा। यानी मनी उतना ज्यादा सर्कुलेशन में जाएगी जितना ज्यादा इन्फ्लेशन का डर रहेगा। यस और नो क्लास? यस सर। भाई अगर मुझे आज पता लग जाए कि भाई मेरी सैलरी आज ही आई है, राइट, मान लीजिए मेरी सैलरी आज ही आई और मुझे पता लगे कि यार ये अगर मैंने पैसा थोड़े वक्त भी अपने पास रख लिया ना तो आधा हो जाएगा, तो क्या मैं अपने पास ही पैसा रखूंगा? नो सर। नहीं रखूंगा। यानी फेस वैल्यू में तो सेम रहेगा वो, लेकिन उसकी रियल बाय बाय पावर है वो अगर एक महीने आधे महीने के अंदर अगर आधी हो जाएगी तो भाई मैं क्या करूंगा? आज ही कंजप्शन 2 मिनट के अंदर जाके सारा पैसा खर्च कर दूंगा। तो बेसिकली वेन एवर देर इज अ वेरी हाई इन्फ्लेशन द वेलोसिटी ऑफ मनी ऑलवेज इंक्रीजेस। इस क्लास? यस सर। ठीक है, वो बढ़ जाती है। लेकिन डिफ्लेशन के केस में क्या होगा? 10 करोड़ की वैल्यू बढ़ जाएगी। बढ़ेगी या एटलीस्ट घटेगी तो बिल्कुल नहीं, ये कह सकते हैं यस सर। डिफ्लेशन। तो क्या आपके पास कोई मोटिव बचा प्रोडक्शन करने का? नो सर। तो बेसिकली देयर इज नो मोटिव एट ऑल, नो मोटिव एट ऑल, राइट। उस केस में आप क्या करेंगे? उस पैसे को अपने घर पर भी रखेंगे अगर, तब भी आपको पता है कि वैल्यू या तो इंक्रीज हो रही है, वैल्यू बिल्कुल कम नहीं हो रही। तो देयर विल बी नो यूज, देयर विल बी नो इंसेंटिव इन द इकोनॉमी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल, राइट। तो अब आपके पास कोई मोटिव ही नहीं है तो वेलोसिटी मनी की डिक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी में। और इसका जो एक रिपल इफेक्ट होगा, रिपल इफेक्ट मतलब डोमिनो इफेक्ट होगा, कि ये इससे क्या और आगे इफेक्ट पड़ेंगे कि इस तरह से वेलोसिटी कम होगी और भी ज्यादा इकोनॉमी में डिफ्लेशन आएगा। तो जब इकोनॉमी इस तरह का डिफ्लेशन एक्सपीरियंस करती है तो इंटरेस्ट रेट नेगेटिव चार्ज करने लगती है इकोनॉमी, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। ये वैसे जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट वेरी रेयर फिनोमिना जो सिर्फ जापान इकोनॉमी और यूरोपियन यूनियन में देखा गया है, बाकी किसी कंट्री में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का फिनोमिना नहीं देखा गया आज तक। तो कहने का मतलब क्या है? जो डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन आपको फोर्स कर देता है कि उस पैसे पर आपको पॉजिटिव मिलने के बजाय क्या होगा? आपको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मिलेगा। व्हाट डज इट मीन नेगेटिव इंटरेस्ट रेट? कि बैंक में पैसा रखने की कॉस्ट इज अ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। क्योंकि अगर एक मैं बैंक हूँ, मुझे पता है कि भाई फॉर एग्जांपल आप में से रिताबा, राइट, रिताबा ने मेरे पास कुछ पैसा डिपॉजिट किया। अब इफ आई नो कि रिताबा ने जो मेरे पास पैसा डिपॉजिट किया है वो मैं आगे कहीं नहीं दे सकता, क्योंकि आगे इकोनॉमी में कोई पैसा मांग ही नहीं रहा। क्यों नहीं मांग रहा? क्योंकि इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, कोई प्रोडक्शन नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई सबको पता है कि मनी की वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही है।
तो बैंक, अगर मैं बैंक हूँ तो मेरे पास प्रॉब्लम हुई ना कि मैं इस पैसे को अपने पास रखूंगा तो मुझे इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो बैंक क्या करता है उस केस में, बैंक रिवर्स चार्ज करने लगता है इंटरेस्ट, कि भाई आपने अगर पैसा दिया ना तो मैं इंटरेस्ट देने की बजाय आपसे लूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? दिस इज समथिंग दैट नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे आई कुड एक्सप्लेन इट, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। समझ आया आप लोगों को? यस सर। यस। Yes, sir. सीधी सी बात है, इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव तब होते हैं जब पैसे की डिमांड होती है इकोनॉमी में, तभी तो यू चार्ज ना कि भाई हाँ मुझे पैसा। लेकिन अगर इकोनॉमी में पैसे की डिमांड ही नहीं है तो बैंक अपने पास वो पैसा रखेगा तो बैंक के लिए तो और भी मुसीबत है, राइट? क्योंकि अब बैंक क्या करने लग जाएगा कि भाई आपने मेरे पास पैसा डिपॉजिट किया है ना, तो अब मैं आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा। दिस इज समथिंग द इंटरेस्ट रेट, बट ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, इट्स नॉट वेरी प्रेवलेंट कंडीशन। तो उस किस केस कंट्री में होता है? किस कंट्री में होता है? हम्म अभी तक ये 2 जगह देखा गया है। जापान में, जापान इकोनॉमी इज ट्रम्बलिंग एक्चुअली, बहुत ही खराब सिचुएशन है जापान इकोनॉमी की। और द सेकंड इज ईयू, विच इज यूरोपियन यूनियन में काफी सारी कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन इज नॉट जस्ट कंट्री, इट इज अ मॉनेटरी सिस्टम। तो अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो इन 2 कंट्रीज में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। ठीक है? सर हाँ जी बोलिए। सर सर कोई पैसा जमा ही क्यों करेगा बैंक में अगर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो? हाँ, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन सिचुएशन डिपेंड करती है कि अगर आप मान लीजिए जैसे यूरोपियन, आपने पैसा, देखो क्या है इसके पीछे एक बहुत एक फनी एग्जांपल काम करता है। मान लीजिए कि आपके पास 100 करोड़ रुपीस की एसेट्स है या आपके पास पैसा है, अगर आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी कोई होल्डिंग कॉस्ट नहीं आएगी। समझ रहे हैं? यस सर। लेकिन अगर आप अपने पास रखेंगे तो कहीं ना कहीं सिचुएशन क्या है, चोरी होने का खतरा, होल्डिंग कॉस्ट का खतरा। आई मीन होल्डिंग कॉस्ट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यस और नो? यस सर। तो वहां पे उस सिचुएशन में क्या होता है, लोग सिर्फ इसलिए पैसा, लोग इंटरेस्ट रेट लेने के लिए पैसा बैंक में होल्ड नहीं करते, आई मीन बैंक में डिपॉजिट नहीं करते, क्योंकि वहां पे तो आपको देना पड़ेगा। इसलिए करते हैं टू सेव द मनी, एंड द सेकंड रीजन इज टू रिड्यूस द होल्डिंग कॉस्ट। समझ आया? यस सर। ठीक है? दुनिया में देखो कितनी चीजें हो रही हैं, हम द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन अ टोटली डिफरेंट इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उस केस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिवर्स हो जाएगी, राइट? तो ये टाइम वैल्यू ऑफ रिवर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा जाता है, आईएफएम में। आईएफएम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सक्यूज मी सर। मैनेजमेंट। हाँ जी, यस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, यस। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर डिफ्लेशन के सीन में डू यू थिंक एफडी इज द बेस्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर? ओके, हाउ? नो सर, बिकॉज आई वाज थिंकिंग व्हेन यू इन्वेस्ट इन एन एफडी तो आपके पास आप वो अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप यू नो व्हेन डिफ्लेशन होती है तो आपकी पावर इंक्रीज हो जाती है, तो वो जो आपका सम है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है प्लस वो सेम अमाउंट है, तो आपकी इनडायरेक्टली पावर इंक्रीज ही हो गई, बाइंग पावर। तो आप कह रहे हैं कि अगर आप एफडी में पैसा रख दें तो आपको अगर कुछ नहीं भी मिल रहा तो तब भी आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, राइट? यस सर, सॉर्ट ऑफ। बट सर, हाँ बोलिए। बट डिफ्लेशन वाली इकोनॉमी में तो बैंक एफडी पे इंटरेस्ट देगा ही नहीं। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। वो दे चार्ज ऑन एफडी नेगेटिव इंटरेस्ट। I am not keeping interest वाला point, still it is increasing my buying power in some way, right? हाँ देखो, बट फिर अगेन ये डिपेंड करता है। मैं आपको एक ना छोटा सा एग्जांपल देने वाला हूँ अभी। आई होप यू पीपल आर गेटिंग दीज थिंग्स। सबको समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा किसी, आई मीन टू ऑल ऑफ यू। Yes sir. See, Yes, when I'm teaching this financial management, मैं आपको हर तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। तो प्लीज अगर डाउट है तो प्लीज आप मुझसे खुलकर पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है किसी भी तरह का। और क्लास में इनएक्टिव रहने का कोई पर्पस भी नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है। ठीक है? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पहले। अभी चाइना ने क्या किया कुछ टाइम पहले, आई वाज रीडिंग वन ऑफ द रिपोर्ट। China had come up with bonds. Basically, these bonds, I don't remember the name of those bonds,
and those bonds were euro bond, if I'm not mistaken. Yes, they were euro bonds. And the euro bonds, they were carrying minus something. I mean minus, for example, let's say minus 0.5% return, minus 5%. And they were introduced in the European market with minus 50%. At the time maturity, I think it was 10 year. ये बहुत टाइम हो गया पढ़े वाला आर्टिकल, 6-7 महीने पहले शायद ये न्यूज आई थी. 10 years. तो डेटा माइट नॉट बी राइट, बट एक आइडिया आपको मिल जाएगा. माइनस इंटरेस्ट रेट था और टाइम पीरियड 10 ईयर 20 ईयर बॉन्ड्स की इसी तरह से होती है. ठीक है. तो क्या हुआ, सिर्फ विद इन 2 or 3 days, विद इन 2-3 days, bonds were heavily subscribed. Bonds were heavily subscribed in Europe. तो ये फिनोमिना था कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि नेगेटिव. इंडियंस हम लोगों के लिए तो न्यू चीज है कि ऊपर से आपका काट रहे हैं, आई मीन आपके इंटरेस्ट रेट काट रहे हैं, आपका पैसा काट रहे हैं, और उसके बाद भी लोग इतना उत्साह दिखा रहे हैं उन बॉन्ड्स को खरीदने में. दिक्कत ये थी कि जो यूरोपियन बैंक्स थे ना, वो ज्यादा काट रहे थे. यूरोपियन बैंक्स, दे वर चार्जिंग लाइक, अगर ये 0.5 है, देखो डेटा सही नहीं है बट मैं आपको, वो ज्यादा कर रहे थे, हायर देन दिस 0.5 जो भी था. ठीक है. इसलिए लोगों ने क्या सोचा कि हम यहाँ पे अपना ज्यादा पैसा डिडक्ट कराने के बजाय हम चाइना के जो बॉन्ड्स हैं, यूरो बॉन्ड्स हैं, उनमें पैसा जमा करा दें. आई मीन उन बॉन्ड्स को बाय कर ले. समझ आया वाला पॉइंट? यस सर. राइट. तो जो आप बात कर रहे हैं एफडी रेट्स की, ऑब्वियसली एफडी रेट पे भी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ही अप्लाई होता है. बट सारी चीजों पे डिपेंड ये करता है कि क्या ये सिचुएशन, क्या ये फिनोमिना इकोनॉमी के लिए साउंड है. नहीं है, बिल्कुल साउंड नहीं है. इससे प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, क्योंकि नो वन विल हैव द इंसेंटिव टू इन्वेस्ट द मनी, right? And when the people will have no incentive to invest in the money, the unemployment rate will rise in the economy. Productivity will decrease in the economy. तो इसलिए किसी भी इकोनॉमी में जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है, एक तो इन्फ्लेशन अच्छी बात नहीं है इकोनॉमी के अंदर. टू मच इन्फ्लेशन, टू मच इन्फ्लेशन. कोई एग्जांपल बता सकते हैं मुझे टू मच इन्फ्लेशन का? किसी भी कंट्री का कोई एग्जांपल? सर आई थिंक वहाँ पे सब्जियों के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे. कौन सी कंट्री के? पाकिस्तान, इंडिया में भी अभी मतलब फ्यूल के प्राइसेस 100 तक आ गए. जिम्बाब्वे. जिम्बाब्वे. देखो स्पेलिंग मेरे साथ थोड़ा इशू रहता है हमेशा. इट्स जिम्बाब्वे राइट? जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे. सही है स्पेलिंग? चलो नहीं होगी तो आप समझ जाओ, ऐसे लिख लेते हैं जिम. राइट. सो इन्फ्लेशन रेट, कैन एनीवन गेस द इन्फ्लेशन रेट इन जिम्बाब्वे? एनी रफ आइडिया? इंडिया में जैसे 5% 6% है, हमारे यहाँ 50%. 50%. ओके फाइन, गुड. एनीवन एल्स? कोशिश कीजिए. 80%. 50%. ठीक है. यस. गरनूर, अर्पित, निखिल, मानसी, भाई कोशिश तो कीजिए, बताइए. सर 50 बोला मैंने. अच्छा आपने बोल दिया. गरनूर आप? Yes, sir. हाँ. What's your rough idea? I mean, how much would be the inflation? The very tentative idea. Sir, 50 के अराउंड ही होना चाहिए. 50 के अराउंड. ओके फाइन. यस मिश्रा जी आप बताइए. Sir, I 100. told 80%. अच्छा आपने बोला, ठीक है 80%. ओके. बाकी मुझे लग रहा है बाकी स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रहा. Anyone else? The thing which I'm going to write here, it would really surprise you people. In trillion percentage. Trillions percentage.
So this is the current scenario. This is the scenario of 2015. I was in M.Com first year that time, and I did a case study on it in trillion of percentage. So ये कैसे पॉसिबल है? ये इस तरह से पॉसिबल है, हाइपर इन्फ्लेशन इज द केस। अब देखो चीजें, अब दिक्कत यह है कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जा सकता इस पे अभी। इट इज नॉन एज अ हाइपर इन्फ्लेशन, one of the worst inflation situation has ever world has seen in Zimbabwe. Sir, hyperinflation, I think एक और Sir, I country think so. They have issued extra currency in their Yes, economy. a lot of massive currency. Yeah. 2001-2002 का जो कॉन्गो वॉर हुआ जिम्बाब्वे में, उसमें they infused a lot of currencies to finance their war. At that time जिम्बाब्वे सबसे अच्छी इकोनॉमी माना जाता था अफ्रीका में, बट उसकी सिचुएशन इस तरह से हो गई कि वहाँ पे $1 ट्रिलियन, आपको यकीन आए या ना आए, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, जिम्बाब्वे इकोनॉमी ने $100 ट्रिलियन का एक नोट प्रिंट किया था इन 2015। और ट्रिलियन से भी आगे कुछ होता है, क्वार्टर ट्रिलियन होता है, इन्फ्लेशन वहां तक गए थे क्वार्टर ट्रिलियन परसेंटेज में। आप बोलेंगे सर $100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर, ये तो बहुत बड़ी करेंसी है, इसमें तो आप कुछ भी बाय कर सकते हैं। एंड दिस $100 ट्रिलियन डॉलर जिम्बाब्वे डॉलर करेंसी वाज नॉट इनफ टू बाय बस टिकट, राइट। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन का जिम्बाब्वे में केस रहा है। तो अपने आप में फाइनेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बाद में उन्होंने क्या किया, अपनी करेंसी को मतलब व्हाट दे डिड, दे मेड इट इलीगल एक्सचेंज। आई मीन उन्होंने अपनी करेंसी हटा के फिर दूसरी करेंसी, इंडियन करेंसी वाज आल्सो दे वर यूजिंग, अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन रैंड दे वर यूजिंग। फिर उन्होंने क्या किया, डॉलर को यूज करने लगे अपनी करेंसी में टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। तो वहां पे ऐसा होता था कि लोग क्या करते थे, अपनी जो अगर इफ दे आर गोइंग टू अ बार और टू अ पब, तो दे यूज टू बाय 2 ड्रिंक एट द सेम टाइम, राइट। क्यों 2 ड्रिंक एक साथ बाय कर रहे हैं? नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक ड्रिंक बाय किया उसके बाद दूसरी ड्रिंक बाय करेंगे। वो इसलिए करते थे क्योंकि जब वो एक ड्रिंक बाय कर रहे हैं, उसके थोड़ी देर बाद ही दूसरे ड्रिंक के प्राइसेस कई हजारों गुना इंक्रीज हो जाते थे विद इन स्पैन ऑफ जस्ट 15-20 मिनट्स, राइट। तो इकोनॉमी इन्फ्लेशन, जिम्बाब्वे इन्फ्लेशन वो सो हाई एंड ट्रिलियन परसेंटेज, आई मीन ये कहा जाता था 15 डिजिट से ज्यादा इन्फ्लेशन थी वहां पर इकोनॉमी में, राइट। ट्रिलियन के ऊपर भी शायद क्वार्टर ट्रिलियन होता है, वहां तक थी। ये तो जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन है। इसी तरह और जो एक्सट्रीम मैंने आपको बताया, जापान का बताया। तो दोनों ही सिचुएशन सही नहीं है। और यूरोपियन यूनियन का हमेशा मॉडरेट इन्फ्लेशन शुड बी देयर। आईएमएफ के हिसाब से तो मॉडरेट इन्फ्लेशन इज ऑलवेज hovering अराउंड 3 to 4%। और आईएमएफ के हिसाब से हाइपर इन्फ्लेशन तब हो जाता है जब एक इकोनॉमी में 50% से ज्यादा इन्फ्लेशन हो, राइट। एम आई क्लियर क्लास? यस सर। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इकोनॉमी को लेकर। और आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट भी क्रिएट इन्हीं चीजों से हो सकता है कि जो हम सिचुएशन फेस करते हैं और जो वर्ल्ड रियल प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें कितना फर्क होता है कई बार, ठीक है। तो आई होप द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इम्पोर्टेंट, आई मीन इज क्लियर विद ऑल दीज एग्जांपल व्हाट एवर वी हैव डन फॉर सो फार, डिफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन एंड द इन्फ्लेशन केस, राइट। यस सर। हाँ, अगर आप पूछना चाहें कंक्लूजन आप दे जी देते बोलिए। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था बोलिए। सर, उसका कंक्लूजन पॉइंट अगर मेरे को आप दे देते तो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। नो सर, द क्वेश्चन आई आस्क्ड रिलेटेड टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट का क्या बोल रहे थे आप? Sir, I asked the question, okay, is that the best invest in a deflating market or economy? फिक्स्ड डिपॉजिट कराना ये? Yes, sir. हाँ देखो, मैंने आपको बताया ना, वो डिपेंड करता है कि आपकी होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी, राइट। आपकी होल्डिंग कॉस्ट क्या है? अगर आपकी होल्डिंग कॉस्ट ही काफी ज्यादा है तो आप क्या करेंगे उस केस में, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट अगर आपको ऑफर हो रहा है फिक्स डिपॉजिट पर, तो आप उसके साथ जाएंगे। ये सुन लो। Yes, sir. तो बात वही है कि मुझे एक पूरा एक रूम अलग से चाहिए पैसा अपना सारा रखने के लिए, तो इट्स माय होल्डिंग कॉस्ट, उस पर भी मुझे कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो इट इज समथिंग लाइक आई हैव टू पे आउट, बिकॉज अब मुझे होल्ड करना है। पर अगर मैं बैंक में जमा कर दूंगा तो बैंक क्या कर रहा है, नेगेटिवली आपसे चार्ज कर रहा है। तो डिपेंड करेगा कि वो किस चीज का, अगर वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, होल्डिंग कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली आप घर में रखेंगे, बट एट द सेम टाइम उसकी भी प्रॉब्लम है, घर से चोरी हो सकता है वो पैसा।
तो सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, राइट, कि इकोनॉमी में सिचुएशन कैसी है। तो ऑब्वियसली आप उस इंटरेस्ट रेट के साथ जाना चाहेंगे जहां पर एफडी इंटरेस्ट रेट नेगेटिव तो हो लेकिन वो बाकी सबसे कम हो। यस और नो? यस सर। वहाँ पे इस तरह से एडवर्टीजमेंट नहीं होगी कि हम 5.5 दे रहे हैं, हम 7.5 दे रहे हैं। नो, वहाँ पे इस तरह से होगी कि हम कम आपका इंटरेस्ट रेट काट रहे हैं, तो यू शुड डिपॉजिट योर मनी विद अस। ठीक है, गॉट इट सर, थैंक यू। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी अपने आप में अगर इसे लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कुछ ऐसी पिक्चर निकल कर आती है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बट हम जो पढ़ने वाले टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑब्वियसली वी विल सी इन अ पॉजिटिव वे, यानी कि पॉजिटिव टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी मनी की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घटती है, जो हम रियल फिनोमेना देखते हैं, जो प्रैक्टिकल फिनोमेना देखते हैं। इस क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I hope this class must be very productive for all of us. Excuse me, sir. ये सर कुछ बोले? सर रिसेशन डिफ्लेशन से आता है, इन्फ्लेशन से आता है, या दोनों से आ सकता है? डिपेंड करता है, राइट। नॉर्मली रिसेशन का जो प्राइमरली फैक्टर होता है वो आपका डिफ्लेशन होता है, लेकिन कई बार इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है, तो स्टैगफ्लेशन में तो थोड़ा एक अलग सिनेरियो बन जाता है। द करंट, जैसे जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन हुआ तो वहां पे रिसेशन आया था। वहां पे फिर दिक्कत ये हुई ना, लोगों के पास जॉब्स तो थी, लोगों के पास काम भी था, बट प्रॉब्लम थी कि जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर वो अपनी जेब में लेके घूम रहे थे उससे वो एक वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे थे, बस का किराया भी नहीं पे कर रहे थे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं एक्सट्रीम साइड पर, तो रिसेशन में मेनली क्या होता है, रिसेशन में पीपल डू नॉट हैव द जॉब्स, राइट, क्योंकि इकोनॉमी में देयर इज नो प्रोडक्टिविटी एट ऑल इन द इकोनॉमी। तो रिसेशन और आप डिफ्लेशन दोनों को इंटरलिंक कर सकते हैं, बट कई बार इकोनॉमी में अलग सिचुएशन होती है, इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, दोनों सिचुएशन एक साथ है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, इन्फ्लेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए, ठीक है, डिफ्लेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो नाम आपको पता ही है, हमारा प्यारा भारत, जहाँ पे इन्फ्लेशन भी है, राइट, और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो वी आर इन द स्टैगफ्लेशन कैटेगरी। तो जैसे आप जापान का बता रहे थे, तो वहां पे लाइक अब रिसेशन आने वाला है, वो इकोनॉमी डिप्लीट हो रही है। तो जापान में स्लो डाउन तो काफी सालों से है। जापानीज इकोनॉमी में अगर आप उनका डेट देखें तो डेट टू जीडीपी रेशियो इज सो हाई, बहुत ज्यादा, आई थिंक इट इज अराउंड 200% देयर इकोनॉमी, यानी अपनी इकोनॉमी के साइज से उन्हें 2 गुना उन्होंने डेट ले रखा है, तो वो फिनोमेना है वहां पर भी। यस, बट इसके लिए ना देखो, जो चीजें मैंने आपको प्लेन वे में बताई है, इसके लिए फिर अलग तरह की मॉनेटरी पॉलिसीज यूज होती हैं, विच आर नोन एज अ यूएमपी, अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसीज। जैसे इट इज अ टोटली डिफरेंट डिस्कशन, वो हम अभी यहाँ नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए मैंने आपको आइडिया दे दिया, उस आइडिया के साथ अगर आप अलग से स्टडी कुछ करना चाहें तो आप आगे जा सकते हैं। ओके, फाइन फाइन। सो आई होप दिस क्लास इज प्रोडक्टिव। यस, समझ आई होंगी टाइम वैल्यू ऑफ कॉन्सेप्ट का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, समझ आया होगा हम सबको। यस सर। Yes, sir. ओके एवरीवन, गुड गुड। अच्छा, आज श्रितावा नहीं है तो आप लोगों को मुझे अटेंडेंस शेयर करनी पड़ेगी, तो हु वुड लाइक टू, आई मीन हु विल शेयर दिस अटेंडेंस टू मी, बिकॉज स्पेशली Sir, जो I can मोबाइल से share. ले रहे हैं उनके लिए आसान। हाँ प्लीज, अगर आप मोबाइल फोन से ले रहे हैं तो जस्ट शेयर द स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। Okay, sir. I'll share. Okay. So we have our class tomorrow? No, not tomorrow. No sir, on Wednesday. Thank you so much, Shiva. And please ask your mates to take the classes regularly. Otherwise, it won't serve any purpose. यस सर। Thank you so much. थैंक यू। Yes. Thank you. Attendance होगी? Yes, sir. अच्छा, हाँ, गुरनू, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ बच्चे, जो लास्ट टाइम आपने जो लेक्चर शेयर किया था, याद है आपको? हाँ जी सर। हाँ, तो आपने उसका नाम ना सिर्फ FM मेंशन किया है, यू हैव टू रीनेम इट एज FM लेक्चर 6, राइट? FM lecture, what sir? FM लेक्चर 6 न्यूमेरिकली। Okay sir.
हाँ, आपने ना सिर्फ एफएम मेंशन कर दिया तो मेरे लिए आसान होता है, जब मैं ड्राइविंग में उसे फाइंड आउट करता हूँ तो इट बिकम्स इजियर टू फाइंड आउट द लेक्चर नंबर. Okay, sir. Do you want me to change it now?